अपने पिछले वीडियो में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत दिए गए प्रॉमिसरी नोट या जो वचन पत्र हैं उनके बारे में, उनकी मीनिंग, उनके डेफिनेशन, उनके काइंड्स, उनके एसेंशियल और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। और आज की इस वीडियो में हम एक और टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि उसी के अंतर्गत दिया गया है, जिससे हम बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से, विनिमय पत्र के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो विनिमय पत्र या बिल ऑफ एक्सचेंज के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। बेसिकली अगर बात की जाए तो बिल ऑफ एक्सचेंज नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किसी तरह के एक्सचेंज के लिए दिया गया बिल है। लेकिन अगर वास्तविकता में लॉ में, विधि में इसके बारे में जो प्रोविज़न दिया गया है उस पर आप नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं अरे यार ये तो ठग लिए गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, ये किसी और ही चीज़ का बिल है। तो सामान्य शब्दों में कहें तो ये कुछ प्रॉमिसरी नोट की ही तरह है, लेकिन मतलब इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स तो लगभग प्रॉमिसरी नोट की तरह हैं, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें हैं, कुछ खासियत हैं जो इसे प्रॉमिसरी नोट से हटकर कुछ इसे अलग बना देते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये एक तरह का ऑर्डर होता है जो कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा पेमेंट के लिए भुगतान करने के लिए देता है, और ये एक बाकायदा बिल में लिखित होता है। पहले से उनके बीच में एक बिल बना लिया जाता है, एक विनिमय बना लिया जाता है, जहाँ पे डेट और पर्सन को स्पेसिफाई कर दिया जाता है, सर्टेन कर दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है कि इतना अमाउंट इस दिन को इस व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को, संपूर्ण मैकेनिज्म को जो है उसे हम विनिमय पत्र या बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन इसकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में देते हुए इसमें जो है ऐसा बताया गया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दैट मीन्स कि एक जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये वो अनकंडीशनल बिल है जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो एक व्यक्ति के द्वारा, जिसको मेकर कहते हैं, उसके द्वारा बनाया जाता है, और जो किसी व्यक्ति को ये आज्ञा देता है, ऑर्डर देता है, आदेशित करता है कि वो एक सम ऑफ मनी यानी कि एक निश्चित रकम एक निश्चित समय पर किसी निश्चित व्यक्ति को देने के लिए तय करें, इसको सिक्योर करें, इंश्योर करें। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए एक रमेश नाम का व्यक्ति है जो एक सेलर है, जो एक दुकानदार है। उसने सुरेश नाम के एक दूसरे व्यक्ति को कुछ सामान बेचा जो कि उसने क्रेडिट पर बेचा, और क्रेडिट पे इस वजह से बेचा क्योंकि सुरेश के पास अदायगी के लिए पैसे नहीं थे कि वो पैसे को देकर सामान को खरीद सके। इसलिए रमेश ने इसको और आसान करने के लिए, ताकि सुरेश को सामान खरीदने में कोई समस्या ना हो, उसने एक बिल ड्रॉ किया, एक विनिमय पत्र ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के पश्चात उसमें सारी चीज़ें, जितने भी उसमें कायदे होते हैं कि इतना रुपया आप मुझे इस दिन देंगे, ये स्पेसिफाई करके उसे सुरेश के एक्सेप्टेंस के लिए, उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया। और जब सुरेश ने इसे स्वीकार कर लिया, अपनी स्वीकृति दे दी, तो ये बिल जाकर बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर जो रमेश है वो ड्रॉयर कहा जाएगा, ड्रॉवर, या मतलब जो सेलर है वो ड्रॉवर कहा जाएगा, और सुरेश यहाँ पे ड्रॉई कहा जाएगा। और जब रमेश किसी तीसरे व्यक्ति को असाइन करके, उनको ऑथराइज करके पैसे लेनदारी लेने के लिए भेजेगा, मतलब जो वसूली करने के लिए भेजेगा, तो उस तीसरे व्यक्ति को पेई नाम से जाना जाएगा, जिसको ये पैसे दिए जाने होंगे, जिसको अदा किए जाने होंगे, जो कि जाके वापस से सुरेश को देगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रॉमिसरी नोट्स की तरह भी यहाँ पर भी तीन लोगों की पार्टी होती है, यानी कि पक्षकार इसमें तीन होते हैं, जिनमें पहला ड्रॉअर होता है, दूसरा ड्रॉई होता है, और तीसरा पेई होता है। और इन तीनों ही पक्षों के बारे में सेक्शन 7 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बात करता है।
अब प्रॉमिसरी नोट्स की तरह ही बिल ऑफ एक्सचेंज में भी कुछ एसेंशियल हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो कि उसमें होनी आवश्यक हैं, वरना उसको बिल ऑफ एक्सचेंज कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे पहली विशेषता ये है कि जो एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो ये इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो राइटिंग में होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए। मतलब अगर ये लिखित नहीं होगा तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कंसीडर किया जाएगा। सेकंड पॉइंट इज़ कि दोनों ही पार्टीज़ की, जो ड्रॉयर हैं और जो ड्रॉई हैं, उन दोनों के ही साइन होने चाहिए, उसमें हस्ताक्षरित होना चाहिए। थर्ड पॉइंट के अंतर्गत इसमें तीन चीज़ें स्पेसिफिक होनी चाहिए, डिफिनाइट होने चाहिए, या यूँ कहें कि सर्टेन होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहली चीज़ कि जो पर्सन है जिसको मतलब जो ड्रॉई है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसका नाम उसमें कायदे में लिखा होना चाहिए। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत जो पैसा, जो अमाउंट पेमेंट किया जाएगा वो भी निश्चित होनी चाहिए, डिफिनाइट होनी चाहिए, तयशुदा होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ कि इसमें जिस टाइम पर, जितने समय के पश्चात ये पेमेंट किया जाना है, ये लेनदारी लेनी है, जो देनदारी है, लेनदारी है, वो आगे बढ़ाया जाना है, वो समय उसमें डिफिनाइट वे में, तयशुदा अंदाज में उसमें लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो भी ऑर्डर होगा वो अनकंडीशनल होगा, यानी कि इसमें कोई भी कंडीशन का होना नहीं पाया जाना चाहिए। सेकेंड लास्ट पॉइंट इसकी जो ड्रॉई है उसके द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाना, स्वीकार किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज निर्माण ही नहीं होगा, ये बनेगा ही नहीं। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि इसमें जो भी काम हो रहा है वो उस नेशन की लीगल करेंसी में होना चाहिए, मतलब जो भी करेंसी होगी, चाहे वो रुपया होगा, डॉलर होगा, वो लीगल टेंडर के तौर पर उसमें स्पेसिफाई किया जाना चाहिए। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पूरी चीज़ है, जो पूरी प्रक्रिया, जो पूरा बिल है, वो प्रॉपर वे में स्टाम्प किया जाना चाहिए, उस पर स्टाम्प लगा होना चाहिए, स्टाम्प्ड होना चाहिए, तभी ये पूरा जो बिल है वो बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा। और सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के काइंड्स के बारे में, इनके प्रकार के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में, कि कितने प्रकार, कितने तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज बताए गए हैं लॉ के अंतर्गत। तो लॉ के अंतर्गत बेसिकली ये कुछ प्रकार के बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप बताए गए, जिनमें सबसे पहला जो टाइप है वो डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज है। डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि इसमें बेसिकली in this the bill of exchange is supported by the relevant document that confirms the genuineness of सेल और ट्रांजेक्शन दैट टुक प्लेस बिटवीन द सेलर एंड बायर, यानी कि सेलर और बायर के बीच में जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो पूरा ये ट्रांजेक्शन होना है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट, एक प्रपत्र जो होता है, जो उसकी ऑथराइजेशन को, जो उसकी ऑथेंसिटी को, उसके वास्तविकता को प्रमाणित करता है, वो डॉक्यूमेंट, वो प्रपत्र। और इसी वजह से इस संपूर्ण बिल ऑफ एक्सचेंज को डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज के तौर पर जानते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिमांड बिल। डिमांड बिल का मतलब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जब कि इसके अंतर्गत ये लिख दिया जाता है कि ये तब पेएबल होगा जबकि इसकी डिमांड की जाएगी, यानी कि इसमें कोई फिक्स डेट नहीं होती कि इसी दिन पेमेंट किया जाना है। जब भी सामने वाला पार्टी जो है, जिसको पैसा प्राप्त करना है, जिसको लेना है, वो डिमांड करेगा तो इसको पेमेंट करना पड़ जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज यूसेंस बिल। यूसेंस बिल का मतलब हुआ कि ये एक टाइम बाउंड बिल है, जिसका मतलब ये है कि पेमेंट तभी दिया जाएगा जबकि गिवन टाइम और पीरियड पूरा हो चुका होगा, यानी कि जो भी उसमें टाइम बताया गया है वो टाइम जैसे ही नज़दीक आ जाएगा, जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा, उसी दिन इस पेमेंट को पूरा कर लिया जाएगा, पैसे को ले लिया जाएगा, रिकवरी ऑफ मनी हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ इनलैंड बिल। इनलैंड बिल आपको नाम ही से पता चला होगा कि ये एक कंट्री का और उसी कंट्री के अंतर्गत, मतलब वहीं पे बनाया जाएगा और उसी कंट्री के अंतर्गत इसकी रिकवरी ऑफ मनी होनी होती है, इसलिए इसको इनलैंड बिल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फॉरेन बिल। हर वो बिल जो कि इनलैंड बिल नहीं है, जो आउटसाइड ऑफ द कंट्री, आउटसाइड ऑफ द इंडिया डील करता है, वो सारे बिल फॉरेन बिल के नाम से जाने जाते हैं। अगला आता है क्लीन बिल। क्लीन बिल का मतलब ये होता है कि इसमें किसी भी तरह के प्रूफ या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक तरह से मतलब आपसी रिश्तों पर आधारित होता है, और इसी वजह से इसका इंटरेस्ट कंपैरेटिवली बाकी के मुकाबले काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इसमें जब लिखा ही नहीं जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइम पे कि कितना पैसा लिया जाना है, कितना इंटरेस्ट लगाया जाना है, तो बाद में आदमी जो है वो अपने मन मुताबिक कितना भी चार्ज कर सकता है, कितना भी इंटरेस्ट बढ़ा सकता है।
अगला जो टाइप है वो उसे कहते हैं एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल का मतलब ये हुआ कि एक तरह से एक स्पॉन्सर्ड ड्रॉन एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन इज नोन एज एकोमोडेशन बिल। यानी कि ये वो बिल है जो कि स्पॉन्सर्ड होता है, जो ड्रॉ किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है बिना किसी कंडीशन के, इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट वन इज ट्रेड बिल। ट्रेड बिल नाम से पता चला होगा कि ये केवल ट्रेडिंग के मामलों में हैं, ये ट्रेडिंग के मामलों से डील करते हैं। और सबसे अंत में आने वाला जो बिल है वो सप्लाई बिल है। सप्लाई बिल के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, द बिल दैट इज विदड्रॉन बाय द सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज द सप्लाई बिल। यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो कॉन्ट्रैक्टर, जो सप्लायर होते हैं, वो जिस तरीके से जिस बिल के द्वारा सपोर्ट करते हैं, जिस बिल के द्वारा पूरा ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं, इस तरह के बिल को सप्लाई बिल के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज के इस वीडियो में बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, उनकी मीनिंग, उनके डेफिनेशन, उनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और उसके काइंड्स। आई होप आपको ये सारा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक, जजमेंट और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर हमारा ये मुहिम आपको पसंद आ रहा है तो बेधड़क, बेझिझक साझा करिए। धन्यवाद।